Hello and welcome back once again in another session of Partnership Accounting. डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के अंडर हम रियलाइजेशन अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक जो हमने डिस्कस किया है मैं साइड बाय साइड आपको रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट के जरिए भी समझाती जा रही हूं कि हमने क्या क्या समझा है। देखिए लास्ट सेशन में मैंने आपको ये 3 पॉइंट्स बताए थे। एक तो ये किस तरह से सभी एसेट्स को क्लोज कर उनके अकाउंट को क्लोज कर रियलाइजेशन की डेबिट साइड पर उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है, उनकी बुक वैल्यू पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, प्लस जितने भी और इससे रिलेटेड पॉइंट्स थे वो सब हमने कवर किए और ये भी समझा कि वो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पर आते हैं, क्या जर्नल एंट्री होती है ये भी हमने समझी। बिल्कुल इसी तरीके से लाइबिलिटीज के केस में और एक प्रोविजंस जो हमें दी हुई होती हैं जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या डेप्रिसिएशन या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन वाला कंसेप्ट, यहां पर ये हम सब कर चुके हैं। आज जो मैं आपको सबसे पहले ये फॉर्मेट में शो करना चाहती हूं वो लास्ट सेशन में जो हमने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था उसके पॉइंट्स को आपको इस अकाउंट में समझाना है कि कौन सी साइड पर किस आइटम को शो किया जाता है। देखिए पेन से कुछ टिक लगी हुई हैं, हम ये कंसेप्ट्स थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर चुके हैं। जैसे अगर हमने लाइबिलिटीज की पेमेंट की है तो वो रियलाइजेशन की डेबिट साइड पर आती है। क्यों? क्योंकि हमने जर्नल एंट्री क्या समझी है, उसकी क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश। तो सिर्फ उसकी पोस्टिंग की हुई है जैसे आपको मैंने लास्ट सेशन में थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया था। तो अगर तो जितनी यहां लिखी गई हैं लाइबिलिटीज वो यहां आ जाएंगी, पेमेंट अगर हम कर रहे हैं तो याद रखना आपको क्या समझाया था। लाइबिलिटीज के बारे में आपको चाहे लिखा है चाहे नहीं, हमने सारी लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी ही करनी है जो यहां हम ट्रांसफर करते हैं उनकी। कई बार ऐसा पॉइंट भी होता है कि हमें लिखा नहीं होता है, लाइक जैसे लोन है अगर पार्टनर की वाइफ का, तो उस केस में हमें ना भी लिखा हो तब भी उसकी पेमेंट हमने करनी ही करनी है। ठीक है। अब अगर हम बात करें यहां पर लोन फ्रॉम पार्टनर्स वाइफ है। अब अगर हम बात करें कि अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो उसकी पेमेंट भी आपको अगर क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में दी हुई होगी तो वो भी एक पेमेंट की तरह ही रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख दी जाएगी। अगर हम एसेट्स की रियलाइजेशन की बात करें तो देखो एसेट्स, अगर कोई भी एसेट अगर सेल कर दिया जाता है, जब तक उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जिनकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है उनके लिए बाय बैंक या बाय कैश अकाउंट रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ आएगा, क्योंकि उस वक्त जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो टू होने की वजह से, क्रेडिट साइड होने की वजह से हम इसे बाय साइड मतलब बाय बैंक या बाय कैश कर क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में इसे लिखते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में किसी अनरिकॉर्डेड एसेट के बारे में भी दिया हुआ हो कि इस पर हमें अमाउंट रियलाइज हुआ है तो उसे भी बिल्कुल इसी तरीके से ट्रीट कर दिया जाएगा। कई बार कुछ एसेट्स जो हैं वो पार्टनर्स टेक ओवर कर लेते हैं, तो अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट टेक ओवर कर ली तो उस वक्त हमने क्या जर्नल एंट्री समझी थी लास्ट सेशन में, जहां यहां कैश लिखा हुआ होता है वहां कैश की जगह पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ आ जाता है। तो इसलिए इसकी पोस्टिंग बनाकर देखो क्या बनेगी, जैसे लेजर अकाउंट्स में करते थे कि रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसीलिए यहां पर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ आया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक के सेशन की ये पोस्टिंग्स या रियलाइजेशन अकाउंट में किस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन होगी ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम आज के सेशन में अपने इसी रियलाइजेशन अकाउंट को आगे मूव ऑन करते हैं और आज कोशिश करेंगे कि हम इन्हें कंप्लीट भी कर दें।
वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। देखो, एसेट्स को बेचना, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना, ये कोई हाथ पे हाथ रखने वाला काम तो है नहीं है। ऑब्वियसली है कि जिसको हमने ये काम असाइन किया हुआ होगा उसे कुछ खर्चे भी तो बियर करने पड़ सकते हैं ना। तो हमें रियलाइजेशन के टाइम हो सकता है कि कुछ एक्सपेंसेस बियर करने पड़े हों। हमें ये नहीं लेना देना कि क्या एक्सपेंसेस हैं क्या नहीं, क्योंकि हमें दिया हुआ होगा क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नाम से। हमने जस्ट ये कुछ हेडिंग्स चेक करनी है और उसके बाद उनकी सही ट्रीटमेंट देनी है। तो देखिए, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म, जब एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है? फर्म ही पे कर रही है, पार्टनरशिप फर्म ही पे कर रही है। उस केस में क्या जर्नल एंट्री होती है? देखो, हमने लाइबिलिटी के केस में समझा ना कि अगर कोई भी पेमेंट करनी पड़ती है फर्म को तो वो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पर टू कैश या टू बैंक लिखकर आती है। अभी अभी हमने फॉर्मेट में देखा भी है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कंसेप्ट माना जाएगा कि उस वक्त ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म की लाइबिलिटी की पेमेंट मानी जाएगी एक तरीके से, और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक लिखकर एक जर्नल एंट्री पास की जाएगी, जिसे फर्दर रियलाइजेशन की डेबिट साइड पर पोस्ट कर दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया आपको बहुत ही आसानी से। अब बात आती है नेक्स्ट कंसेप्ट की, जो कि है व्हेन एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन आर पेड बाय अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। देखो, यहां पर आपको क्या बता रखा है, ये लाइंस बहुत अच्छे तरीके से समझनी है, क्योंकि यही कई बार क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करेंगी। तो जब रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस की पेमेंट कौन कर रहा है? पार्टनर कर रहा है, लेकिन वो पार्टनर सिर्फ फर्म के बिहाफ पर काम कर रहा है, फर्म की जगह काम कर रहा है, एक्सपेंसेस को पे करने वाला। एक्चुअली उसने बियर नहीं करने हैं, आपको ये वर्ड साथ में लिखा हुआ होगा ऑन बिहाफ ऑफ, या कई बार ऐसा भी लिखा हुआ होगा कि उसने ही वो एक्सपेंसेस बियर करने हैं या नहीं, या ये एक्सपेंसेस बियर किसने करने हैं? फर्म ने। तो यहाँ पर उस वक्त क्या जर्नल एंट्री पास की जाएगी? जब फर्म की जेब में से पैसे नहीं निकले, पहले निकल रहे थे, पहले पॉइंट में निकल रहे थे, तो हमने कैश या बैंक को क्रेडिट कर दिया था। लेकिन इस केस में फर्म की जेब में से अभी पैसे नहीं निकल रहे, फर्म के बिहाफ पर कौन निकाल रहा है पैसे अपनी जेब में से? पार्टनर। तो देखो, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ना कि वो उसे पेमेंट करे। अब जिनको हमने आगे फर्दर चलकर पेमेंट करनी हो वो हमारे क्या बन जाते हैं? वो हमारे क्रेडिटर्स बन जाते हैं। क्रेडिटर्स का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो पार्टनर को क्रेडिट कर दो, सिंपल सी बात, पार्टनर को क्रेडिट कर दो। तो इसलिए क्या होगा, जो पार्टनर फर्म के बिहाफ पर पेमेंट कर रहा है उसके उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। मतलब अगर हम एक और तरीके से, एक और नजरिए से समझें, तो जब फर्म सारा का सारा सेटलमेंट करेगी उस वक्त फर्म जो है वो इस अमाउंट के लिए रीइंबर्समेंट दे देगी, इससे वो अमाउंट मिल जाएगी। तो पार्टनर्स को मिलने वाली चीज हम कौन सी साइड पर शो करते हैं? हम उनकी क्रेडिट साइड पर ही शो करते हैं ना, हम फंडामेंटल्स से ये बातें समझते हुए आ रहे हैं। तो इसलिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को, सिर्फ उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को जो पेमेंट कर रहा है फर्म के बिहाफ पर, सिर्फ उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। जब खुद पे कर रहे हैं तो टू कैश या टू बैंक, लेकिन जब फर्म खुद नहीं पे कर रही है, उसके बिहाफ पर पार्टनर पे कर रहा है, तो कुछ इस तरह से जर्नल एंट्री पास कर दी जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से एक और कंसेप्ट है जिसमें फिर से देखो यही सेम जर्नल एंट्री पास होगी। व्हेन द फर्म हैज एग्रीड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट टू द पार्टनर फॉर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड पार्टनर हैज टू बियर द एक्सपेंसेस। देखो बियर वर्ड लिखा हुआ आ गया ना, बियर का मतलब कि कौन सहेगा, कौन इन एक्सपेंसेस को सहेगा। लेकिन जर्नल एंट्री सेम है, लेकिन अमाउंट अलग हो सकती है।
जैसे मैं आपको यहाँ अब एग्जाम्पल देकर समझाऊंगी। मान लो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं 100 और पार्टनर को जो एक एग्रीड अमाउंट फिक्स किया गया है, मतलब जिसे हम रेमुनरेशन बोल सकते हैं या सैलरी फिक्स की गई बोल सकते हैं, तो वो रेमुनरेशन मान लो 80 है। तो उस केस में जो ये जर्नल एंट्री पास की जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो 80 से पास की जाएगी, ना कि 100 से। एंड नरेशन क्या लिखी जाएगी उस वक्त? रेमुनरेशन या सैलरी अलाउड टू दी पार्टनर, क्योंकि उस वक्त ये अमाउंट एग्री हुआ था, ये अमाउंट फिक्स हुआ था, ना कि ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाला फिक्स हुआ था। तो अगर इस तरह का कंसेप्ट हो तो उस केस में जितना अमाउंट फिक्स किया गया है उतने फिक्स्ड अमाउंट से ये वाली जर्नल एंट्री पास की जाती है, क्योंकि बियर किसने करने हैं एक्सपेंसेस? बियर करने हैं पार्टनर ने। तो बाकी का जो 20 रुपए बचते हैं वो पार्टनर खुद बियर करेगा, उसके लिए फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन अगर फर्म ने कहा हो कि हम ही बियर करेंगे तो उस केस में ये 100 से जर्नल एंट्री पास की जाएगी। फिर से देखिए एक 4th पॉइंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड, जिसके ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा है। ये क्या है? व्हेन एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर। अब किसने बियर करने हैं एक्सपेंसेस? पार्टनर ने बियर करने हैं। मतलब किसकी जेब में से पैसा निकलना चाहिए? पार्टनर की जेब में से निकलना चाहिए। लेकिन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म, लेकिन एक्सपेंसेस किसकी जेब में से निकले हैं? पैसा किसकी जेब में से निकला है? पैसा निकला है फर्म की जेब में से। तो देखो यहां क्या होगा, फर्म की जेब में से पैसा निकल रहा है तो निकाल दो, जर्नल एंट्री में शो कर दो। जब पैसा निकलता है तो हम क्या जर्नल एंट्री बनाते हैं? हम क्रेडिट करते हैं कैश को या बैंक को। तो कर दिया। अब देखो बिल्कुल उसी तरीके से समझो, ये एक्सपेंसेस किसने बियर करने थे? पार्टनर ने। पार्टनर ने अभी नहीं बियर किए, इसका मतलब फर्म जो है वो पार्टनर से वसूलेगी ना कि हमने तुम्हारे बिहाफ पर पे किए हैं तो अब तुम हमें पे करो। और जिससे फर्म ने पैसे लेने हों वो फर्म का क्या बन जाता है? डेटर बन जाता है। और डेटर्स का क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, मतलब उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा जिसने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बियर करना था। समझ आ गया? बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको ये नहीं समझ आया तो वही तरीका समझ लीजिए दूसरे वाला, कि जो भी पार्टनर्स की कैपिटल में से हमने चार्ज करना होता है, अब ये पैसे फर्म जो है वो पार्टनर से चार्ज करेगी। तो मिलने वाली चीजें अगर क्रेडिट होती हैं, पार्टनर्स को मिलने वाली चीजें हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में अगर डालते हैं तो उनसे चार्ज करने वाली चीजें हम डेबिट साइड पर डालते होते हैं। उनके लिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाना चाहिए। वैसे तो ये तरीका बिल्कुल इजी है, डेटर और क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना सबसे आसान है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए। इसीलिए मैंने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के टॉपिक को एक अलग सेशन में कवर किया है। देखिए 5th पॉइंट, no entry is passed in the books of the firm if expenses are to be borne and paid by partner personally। मतलब बियर भी पार्टनर नहीं करने थे और पर्सनली पेमेंट भी पार्टनर ने ही कर दी, तो उस केस में फर्म का कोई लेना देना आएगा ही नहीं। फर्म की बुक्स में, अकाउंटिंग बुक्स में कोई जर्नल एंट्री पास नहीं की जाएगी। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, when nothing is mentioned regarding who will bear the expenses, then it is generally assumed that firm has met the realization expenses और firm ने ही वो expenses bear भी करने थे। तो जो हमने स्टार्टिंग में समझी थी, वेरी फर्स्ट जर्नल एंट्री समझी थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, बिल्कुल वही जर्नल एंट्री पास कर दी जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जितना भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बताया वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए मैंने आपको जितना ओवरव्यू दिया, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पर जो जो आइटम्स आती हैं हम वो लिख देंगे। जैसे हमने एसेट्स यहाँ ट्रांसफर कर लिए, हमने लाइबिलिटीज यहाँ ट्रांसफर कर ली,
एक और चीज समझाऊंगी। देखो बैलेंस शीट किस तरह से दिखती है, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, यही होता है ना। ये देखो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड इधर वाली साइड होती है, लेकिन जब रियलाइजेशन में लिखना है तो क्रॉस। जब एसेट साइड होती है वो इधर वाली साइड होती है, लेकिन जब रियलाइजेशन में उतारना है तो क्रॉस। समझ गए? ऐसा जब उतार लिया, उसके बाद जब लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है तो क्रॉस, लेकिन लिखा क्या आएगा, टू कैश या बैंक। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर एसेट है, एसेट को जब सेल करना है यस, या रियलाइज करना है तो क्या लिखा आएगा, क्रॉस बाय बैंक या बाय कैश। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई एसेट हमने पढ़ा है, अगर कोई एसेट हम किसी क्रेडिटर को दे देते हैं, गिवन अवे कर देते हैं, उसे दे देते हैं, तो उस केस में हमने क्या समझा है कि यहां पर जो हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है उसमें से उस रिस्पेक्टिव एसेट के अमाउंट को डिडक्ट कर दिया जाता है। ये कंसेप्ट समझे। पार्टनर्स टेक ओवर कर लेते हैं तो क्या है, अगर यहाँ एसेट्स टेक ओवर कर ली जाती हैं तो क्या है, वो सब कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे तरीके से थ्योरेटिकली भी समझ लिए और फॉर्मेट भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अब देखो क्या होगा, हमने जब ये रियलाइजेशन अकाउंट का कंसेप्ट पढ़ना शुरू किया था तो मैंने आपको कहा था कि ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। और नॉमिनल नेचर जो है, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पर इस तरीके का ही कंसेप्ट चल रहा है कि हमारे पास जो इनकम्स आ रही हैं हम उन्हें डेबिट कर रहे हैं, जो एक तरीके से हमारे एक्सपेंसेस हैं हम उन्हें क्रेडिट कर रहे हैं। और जैसे पीएनएल अकाउंट में होता था कि जितनी भी हमारी पेमेंट्स होती थी या एक्सपेंसेस होते थे हम उन्हें डेबिट साइड पर नोट करते थे, जितनी भी हमारी इनकम्स होती थी हम उन्हें क्रेडिट साइड पर नोट करते थे। तो ये भी उसी तरीके से बन रहा है। अब यहां पर भी क्या होगा, अगर जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो इस साइड पर जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वो निकलेगा टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। अगर बाय चांस बाय वाली साइड पर बैलेंसिंग फिगर निकलती है तो हम उसे बोलेंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। जिस तरह से हमने अभी तक समझा है कि जो भी पार्टनर्स हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट या लॉस बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, बिल्कुल वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी फॉलो किया जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं जल्दी से फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखिए ये लिखा हुआ है टू कैश या टू बैंक फॉर दी एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन। ये कब आएगा, ये उस केस में आएगा जब आपको ये बताया गया हो कि फर्म जो है उसने एक्सपेंसेस बियर करने हैं, उस केस में ये कंसेप्ट यहां पर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कब आएगा, ये तब आएगा जब या तो पार्टनर कोई लायबिलिटी टेक ओवर कर लेता है, जो हम अर्लियर सेशंस में पढ़ चुके हैं, या वो एक्सपेंसेस बियर कर रहा है फर्म के बिहाफ पर, या उसे कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट दिया जा रहा है रेमुनरेशन या कमीशन की फॉर्म में, ताकि वो एक्सपेंसेस बियर कर सके। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से देखो जब हम अब इसकी बैलेंसिंग करेंगे, ये एसेट्स वाला कंसेप्ट मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूं आपको। तो जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो देखिए वही डेबिट साइड पर प्रॉफिट निकल रहा है और क्रेडिट साइड पर लॉस ऑन रियलाइजेशन निकल रहा है, जिसे या तो ऐसा कर भी लिखा जा सकता है, या जैसे मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट में रीवैल्यूएशन अकाउंट में अभी तक समझाया था कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या बाय लॉस ट्रांसफर टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस तरह से कर भी लिखा जा सकता है। अब देखो मैंने आपको ये कंसेप्ट तो समझा दिया। अगर कोई आपसे इनकी जर्नल एंट्री पूछ ले कि प्रॉफिट या लॉस की जर्नल एंट्री बताओ क्या बनेगी, तो देखो बहुत ही आसान सा तरीका होता है। ये रियलाइजेशन की डेबिट साइड पर है तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जर्नल एंट्री बनेगी प्रॉफिट की।
अगर लॉस है तो रियलाइजेशन की कौन सी साइड पर है, ये क्रेडिट साइड पर है ना। तो देखो, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, जब लॉस डिस्क्लोज होता हो तो उस केस में जर्नल एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट, ये जर्नल एंट्रीज फॉर द क्लोजर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया। अब हमारे पास आज के इस सेशन में जो एक छोटा सा टॉपिक है वो है वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से कहूंगी, रीवैल्यूएशन और रियलाइजेशन अकाउंट में डिफरेंस। देखो, हम पढ़ चुके हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। हमने एडमिशन के टाइम पर भी पढ़ा, हमने रिटायरमेंट के टाइम पर भी पढ़ा, हमने डेथ ऑफ द पार्टनर के केस में भी पढ़ा, और मैं तो कहूंगी कि हमने जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला कंसेप्ट था तब भी इसे पढ़ा था। तो दैट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है, जब आपके पास ये कंसेप्ट्स हो, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हो। लेकिन जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो कब बनता है, वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में, फर्म के समापन, फर्म के विघटन के केस में बनता है। ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस देखिए, नेक्स्ट डिफरेंस है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपरेशन, मतलब क्या उद्देश्य होता है बनाने के पीछे। रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर बनाया जा रहा है तो क्यों बनाया जा रहा है, अगर रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जा रहा है तो क्यों बनाया जा रहा है। देखो, अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते होते हैं तो उसके पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को एडजस्ट कर सकें। उन्हें खत्म तो नहीं करना होता, सेल तो नहीं करनी होती, पेमेंट तो नहीं करनी होती लायबिलिटीज की, लेकिन जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसको बनाने का जो मेन मुद्दा होता है वो होता है एसेट्स को सेल और रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज करने पर क्या प्रॉफिट या क्या लॉस निकल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये डिफरेंस भी समझ में आ गया। अब देखो, रिजल्ट क्या निकलता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का और या रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का। इवन आफ्टर दी प्रिपरेशन ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो फर्म है वो कंटिन्यू रहती है, वो अपना काम करती रहती है। मतलब सिर्फ जो बदलाव आता है वो किस में आता है, वो पार्टनर्स के रिलेशनशिप में बदलाव आता है, नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बन जाता है। लेकिन रियलाइजेशन के केस में क्या होता है, फर्म खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है आफ्टर दी प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट। ये अकाउंट यही इशारा करता है कि फर्म जो है वो खत्म होने वाली है, बंद होने वाली है, फर्म का समापन होने वाला है। अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्डेड, तो देखो, ओनली द डिफरेंस बिटवीन दी बुक वैल्यूज एंड रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे तो हम सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज को ही रिकॉर्ड करते थे, लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें तो हम पहले पूरी की पूरी बुक वैल्यूज को ट्रांसफर करते हैं। यही सीखा है ना अभी हमने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पहले सारी की सारी बुक वैल्यूज को ट्रांसफर कर लो, फिर उसके बाद रियलाइज करो एसेट्स को, लायबिलिटीज को एक्चुअली पे करो, फिर उसके बाद प्रॉफिट या लॉस निकलता है। लेकिन ऐसा कंसेप्ट रीवैल्यूएशन के केस में नहीं होता है। लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज व्हेन प्रिपेयर्ड। मैं इसे व्हेन प्रिपेयर्ड नहीं लिखूंगी, मैं इसे हल्का सा चेंज करूंगी। इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि व्हेन प्रिपेयर्ड हमारा फर्स्ट पॉइंट था, तो दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिपरेशन। दिस अकाउंट मे बी रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड मेनी टाइम्स। कितनी बार बनता है, ये तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फर्म कई बार बन सकता है रिवैल्यूएशन तो, लेकिन जो ये रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो वंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ही बनता है, मतलब एट द एंड ऑफ द फर्म ही बनता है या ड्यूरिंग द एंड ऑफ द फर्म ही बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन में जो हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कंसेप्ट को कवर किया, रियलाइजेशन अकाउंट को थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।